हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरासिटिक एडेप्टेशंस ऑफ हेलमिंथीज। यानी आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि जितने भी हेलमिंथीज होते हैं वो अपने आप को होस्ट के अंदर प्रोटेक्ट रखने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए उनके अंदर किस तरीके के एडेप्टेशंस होते हैं जो उनको होस्ट बॉडी के अंदर उनके इम्यून सिस्टम से बचाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं सारे एडेप्टेशन को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक ग्रेट थैंक यू मुझे बोलना है, बिकॉज आप सभी के लव एंड सपोर्ट की वजह से हम आज के दिन में 6000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं। ये सारी जो जर्नी है 6000 की, वो आप लोगों के सपोर्ट और लव के बिना नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। ये सारी चीजें मुझे मोटिवेट करती है कि हम कितना अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप तक प्रोवाइड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। कब 6000 से 6 मिलियन कर देंगे मुझे भी नहीं पता है, बस देखना चाहता हूं कि कब हम उस 6 मिलियन के टारगेट को अचीव करेंगे। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ हेलमिंथीज। यानी पैरासिटिक एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। जनरली जितने भी हेलमिंथीज हैं वो क्या है, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब ये जितने भी होस्ट होते हैं होस्ट के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि होस्ट के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है होस्ट का अपना एक इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है, और वो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, जितने भी इन्वेडर्स होते हैं जो बाहर से आए हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय या किल करने की कोशिश करता है। लेकिन इन पैरासाइट्स को अपने आप को होस्ट के बॉडी के अंदर बचाना होता है, सेफ रखना होता है। उसके लिए क्या होगा कि उनके बॉडी के अंदर कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एडेप्टेशंस होंगे, कुछ ऐसे बदलाव होंगे, मॉडिफिकेशंस होंगे जिसकी वजह से वो अपने आप को, जितने भी होस्ट है उनके बॉडी के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एडेप्टेशन है, जो अलग अलग टाइप के एडेप्टेशन है जो उनको हेल्प करता है होस्ट के बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कौन कौन से होते हैं उनको हम आज बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली अगर हम बात करें तो जितने भी हेलमिंथीज होते हैं वो वाइड रेंज के, अगर हम बात करें तो वाइड रेंज ऑफ एडेप्टेशन शो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जितने भी हेलमिंथीज हैं वो अपने बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज कर रहे होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंज का मतलब कि उनके बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करता है होस्ट के इम्यून सिस्टम से, एंजाइम से, इस तरीके की चीजों से वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि उनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर उनको फॉर्म अटैचमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, उसको वहां पे फिक्स रहने में हेल्प करता है। तो इस तरीके के जो एडेप्टेशंस होते हैं उनको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि हेलमिंथीज के बॉडी के अंदर कुछ फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं होगा, उसके अलावा क्या है, उनके बॉडी के अंदर कुछ अलग टाइप के फंक्शंस भी होंगे जो होस्ट के एनवायरनमेंट के अंदर उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशंस देखने को मिलेंगे। फिर हो गया बिहेवियरल एडेप्टेशन हो गया। और ये जितने भी सारे जो एडेप्टेशंस हैं, ये एडेप्टेशन बेसिकली हेल्प करता है हेलमिंथीज को, ताकि वो होस्ट की बॉडी के अंदर सरवाइव कर सके, अपने आप को वहां पर रिप्रोड्यूस कर सके और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके, ठीक है। इन सभी चीजों को करने के लिए बेसिकली हेलमिंथीज क्या है, अपने बॉडी के अंदर या बोल सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ एडेप्टेशंस करता है, जिनको हम आज वन बाय वन डिटेल करेंगे। यानी मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, रिप्रोडक्टिव, बिहेवियरल, इन सारे एडेप्टेशन को अंदर हमें डिस्कस करना है, ठीक है। अब ये जितने भी एडेप्टेशंस हैं ये बहुत ही ज्यादा असेंशियल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ये असेंशियल या इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ये एडेप्टेशन हेलमिंथीज की बॉडी के अंदर नहीं होगा तो उस केस में क्या है, उनकी जो सर्वाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी या लगभग ना के बराबर होगी, ठीक है। इसलिए उनको ये सारे एडेप्टेशन करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी एडेप्टेशन एसेंशियल होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, फ्रॉम होस्ट इम्यूनिटी, एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन एंड सक्सेसफुल ट्रांसमिशन,
यानी ये जितने भी एडेप्टेशन है किसमें हेल्प करता है, होस्ट की इम्यूनिटी से उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और साथ ही के साथ किस में हेल्प करेगा, उनके ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन का मतलब, क्योंकि अभी तक हम जितने भी यहाँ पे हेलमिंथीज देखेंगे वो अपनी लाइफ साइकिल को क्या है, अलग अलग होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं, तो उनका सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के लिए भी ये इस तरीके के एडेप्टेशन बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे एडेप्टेशन को थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एडेप्टेशन है जो हमें डिटेल करना है वो है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो हेलमिंथ की बॉडी में कुछ फंक्शनल या बोल सकते हैं कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव होते हैं, या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं किसके अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर रहने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करें तो उसके अंदर होगा उसका बॉडी शेप एंड साइज। तो अगर हम बॉडी शेप एंड साइज की बात करें तो ये किस तरीके से मैटर करता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें जितने भी हेलमिंथीज हैं वो होस्ट के टिश्यू के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब टिश्यू ऑलरेडी स्ट्रक्चर क्या है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, अब उनके अंदर उसको अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है, उसके अंदर अपने आप को उसको ट्रांसमिट करना है, मूवमेंट करना है, तो इसलिए क्या होता है उनका जो बॉडी का शेप या साइज इस तरीके से होगा कि उस पर्टिकुलर होस्ट के टिश्यू के अंदर वो आसानी से अपने आप को सर्वाइव कर ले। ठीक है, तो होस्ट के टिश्यू के बेसिस पे क्या है, यहाँ पर जितने भी हेलमिंथीज है उनका जो बॉडी शेप होता है या तो सिलेंड्रिकल हो सकता है, फ्लैटेंड हो सकता है, या इलोंगेटेड हो सकता है, इस तरीके के वो स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि जनरली जितने भी हेलमिंथीज हैं उनको होस्ट के बॉडी के या बोल सकते हैं होस्ट के टिश्यू के अंदर इजी मूवमेंट करना है, इजी मूवमेंट करने की वजह से जितने भी हेलमिंथीज हैं उनकी बॉडी या तो इलोंगेटेड हो सकती है या फिर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हो सकती है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या है, सपोज करो अभी आप जो देख रहे हो ये दो सरफेसेस है, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल, अगर डॉर्सल वेंट्रल से कोई मुझे ऐसे पिचका दे तो वो क्या होगा, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगा, यानी उसको पतला कर दिया गया है। ठीक है, यानी सपोज करो ये मार्कर है, इसको मैं इस तरीके से प्रेस कर दूं तो ये क्या एकदम एक थिन शीट के जैसा बन जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर कैसा कहलाएगा, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड कहलाएगा। ठीक है, तो या तो इसका स्ट्रक्चर इलोंगेटेड हो सकता है, लंबा हो सकता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हो सकता है, जैसा कि हम फ्लैटवॉर्म्स के अंदर देख रहे हैं। ये डायग्राम आप देख रहे हो ये क्या है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक शीट के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके अलावा सिलेंड्रिकल हो सकता है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर आपको राउंड वॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर जितने भी हेलमिंथीज है उनका जो साइज है वो भी वेरी कर सकता है। ठीक है, कुछ हेलमिंथीज क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल के होंगे। ठीक है, यानी जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, तो कुछ हेलमिंथीज माइक्रोस्कोपिक होंगे, बट अगर हम कुछ दूसरे अगर हेलमिंथीज की बात करें तो कुछ मीटर तक भी जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम टीनिया सोलियम की बात करें तो 10 मीटर लंबा भी हो सकता है। ठीक है, और जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा इसके केस में तो वहां पर क्या है, इनकी लार्ज रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमने देखा है कि टीनिया के अंदर जितना ज्यादा उसका साइज लंबा होता जाएगा, पीछे के जितने भी ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं उसके अंदर एक्स ज्यादा होंगे और उससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा टीनिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये क्या था, ये पहला एडेप्टेशन है बॉडी शेप एंड साइज का। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में ही अगर हम बात करें तो सबसे दूसरा चीज क्या है, प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग। अब ये प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग का मतलब क्या है, क्योंकि जितने भी हेलमिंथीज हैं उनको होस्ट के बॉडी के अंदर रहना है। अब होस्ट के बॉडी के अंदर क्या होगा, बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम की बात करें इम्यून सिस्टम हो सकता है, तो उन सभी से अपने आप को बचाने के लिए क्या होगा कि जितने भी हेलमिंथीज हैं उनके बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। वो प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या करती है, हेलमिंथीज को होस्ट के इम्यून सिस्टम से, उसके एंजाइम सिस्टम से या एंजाइम से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटेक्टिव कवरिंग हो सकती है वो क्यूटिकल की हो सकती है, यानी न्यूमेटोड्स की बॉडी के ऊपर आप क्या देखते हो, क्यूटिकल देखते हो, यानी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो क्यूटिकल, तो एक क्यूटिकल स्ट्रक्चर देखोगे। और क्यूटिकल कैसा स्ट्रक्चर होता है, थिक रेजिस्टेंट नॉन लिविंग लेयर होता है जो कि हेल्प करता है हेलमिंथ को या प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, होस्ट इम्यूनिटी एंड मैकेनिकल इंजरी। ये बात आपको याद रखना है। क्यूटिकल का काम क्या होगा कि ये हेलमिंथीज को प्रोटेक्ट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम से, होस्ट की इम्यूनिटी से और मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है,
उसके अलावा बात करें तो दूसरा स्ट्रक्चर होता है टेग्यूमेंट, ठीक है। टेग्यूमेंट आपको सिस्टोड्स एंड ट्रिमेटोड्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब ये भी क्या है कि नॉन सेलुलर सिंशियल लेयर होता है, ठीक है। सिंशियल का मतलब होता है जब मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, ठीक है। नॉन सेलुलर लेयर है जिसका काम होता है कि डाइजेशन से बचाना, ठीक है। होस्ट के एंजाइम से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये आपको हेल्प याद रखना है। उसके अलावा जो टेग्यूमेंट है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और साथ के साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। तो टेग्यूमेंट के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो आपको याद रखना है, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। यानी ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपका टेग्यूमेंट परफॉर्म करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जितना भी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको समझना है कि ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिक्स क्या होता है, किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन होता है, तो आप जाके जनरली आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन या मैकेनिक्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, इस तरीके से नाम लिखा है। तो आप जाके ऑस्मो रेगुलेशन वाली वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जो मॉर्फोलॉजिकल जो एडेप्टेशन है वो है आपका अटैचमेंट ऑर्गन। अभी अटैचमेंट ऑर्गन का क्या मतलब होगा, अब जनरली क्या है कि जितने भी हेलमिंथीज हैं उनको होस्ट की बॉडी के अंदर एक फिल्म कनेक्शन चाहिए, एक फिल्म अटैचमेंट चाहिए। वो नहीं चाहते इधर उधर मूव करना, एक स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब उस स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है कि जितने भी हेलमिंथीज होते हैं उनके बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो होस्ट के साथ बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, जिससे कि हेलमिंथीज क्या है वो मूव नहीं कर पाते, फिक्स हो जाते हैं होस्ट के बॉडी के साथ, ठीक है। अभी ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जनरली जितने भी पैरासिटिक हेलमिंथ होते हैं उनके बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होता है जिनका काम होता है फर्म अटैचमेंट प्रोवाइड करना होस्ट के बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सकर की बात करते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर आप ये देखो फिस्योला हेपेटिका, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो राउंडेड एक सकर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सकर का काम होता है ओरल सकर, वेंट्रल सकर, ये हेल्प करता है फिस्योला हेपेटिका को अटैचमेंट प्रोवाइड करने में, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा हुक्स हो सकता है, जैसे कि टीनिया सोलियम के रोस्टेलम के अंदर हुक्स होते हैं। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये हुक्स हैं। ये हुक्स बेसिकली क्या करते हैं, ये जो सकर्स एंड हुक्स ये हेल्प करेंगे अटैचमेंट प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ये सारे एडेप्टेशन है, इन सभी एडेप्टेशन, इन सभी बनावट की वजह से जो भी हेलमिंथ है वो होस्ट की बॉडी के अंदर सेफली रह पाता है, ठीक है, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाता है। अगर इनमें से कि आदम मान लेते हैं इनमें से कोई भी एडेप्टेशन एब्सेंट होना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि जितने भी हेलमिंथ है वो होस्ट की बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये जितने भी एडेप्टेशन है बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी हेलमिंथीज है वो होस्ट की बॉडी के अंदर सेफली रह पाए, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा स्पाइन एंड क्लैम्स हो सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेमोट, ये जितने भी कुछ ट्रिमेटोड्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिल जाएगा। मस्कुलर फेरिंग्स हो गया, ये सब क्या है एंकरिंग में हेल्प करेगा, यानी एक फर्म अटैचमेंट या बोल सकते हैं कि एक अडरेंस प्रोवाइड करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है बेसिकली हेल्प करते हैं डिसलॉजमेंट के, ठीक है। डिसलॉजमेंट का मतलब कि होस्ट की बॉडी से बाहर निकलने नहीं देते, उसको बेसिकली अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। भले ही चाहे होस्ट के अंदर मूवमेंट हो, पेरिस्टाल्सिस हो, उससे भी ये क्या है कि जनरली जितने भी हेलमिंथीज है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि आपको पता ही है कि जितने भी अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है। अब पेरिस्टाल्टिक मोशंस की वजह से क्या हो सकता है कि जो हेलमिंथीज है वो बॉडी के बाहर आ सकता है, लेकिन अब ये जो पेरिस्टाल्टिक मोशन है इसको काउंटर करने के लिए ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होने चाहिए जिसकी वजह से वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद क्या है कि वो बाहर निकल नहीं पाते, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है वो है रिडक्शन ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। अभी रिडक्शन ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। जनरली आपको पता होगा कि ये जितने भी हेलमिंथीज हैं इनको होस्ट के बॉडी के अंदर आराम से रहना है, इनको मूवमेंट नहीं चाहिए, चाहते हैं कि हम फैमिली अटैच्ड हो जाए होस्ट बॉडी के अंदर, हमें बिल्कुल हिलना डुलना ही नहीं है, ठीक है। अब जब इनको बिल्कुल मोशन करना ही नहीं है, ये अडरेंस शो करना चाहते हैं, वो चिपकना चाहते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर, तो इनके अंदर क्या है खुद के अंदर जितने भी हेलमिंथीज हैं उनके खुद के पास किसी भी तरीके का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, जैसे फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एब्सेंट
होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि सीलिया हो गया, पैरापोडिया हो गया, सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर ईदर रिड्यूस और एब्सेंट, ठीक है। ये इधर रिड्यूस और एब्सेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनको इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, तो वहां पर किसी भी तरीके की एक्टिव मोशन या एक्टिव मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज करो सीलिया, फ्लैजिला, पैरापोडिया, ये अगर हेलमिंथीज की बॉडी के अंदर होगा, वो मूवमेंट करेगा, इनका एनर्जी लॉस्ट होगा, ठीक है, और इनको मूवमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो चीजें स्ट्रक्चर होंगी तो ये क्या है, इनके जो पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए खतरा ही बनेंगी, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, दूसरा जो एडेप्टेशन है वो है आपका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का मतलब होता है फंक्शनल एडेप्टेशंस। इनको क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल एडेप्टेशंस, ठीक है। फंक्शनल एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि जनरली जितने भी हेलमिंथीज है वो अपने बॉडी के फंक्शंस के अंदर कुछ इस तरीके का सुधार करते हैं या कुछ अलग तरीके का फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये होस्ट के इम्यून सिस्टम और एंजाइम्स को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। ध्यान रखना है कि हेलमिंथीज के अंदर ये जो पैरासिटिक एडेप्टेशन का सिर्फ एक ही मोटो है कि ये होस्ट की बॉडी के अंदर सेफली रह पाए, ठीक है, और अपनी लाइफ साइकिल को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। ये बस पूरा का पूरा मोटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शनल चेंजेस होंगे या फंक्शनल एडेप्टेशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। अब एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? अब क्योंकि हेलमिंथीज जितने भी होस्ट हैं उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसकी स्कार्सिटी होगी, यानी ऑक्सीजन बहुत ही कम अवेलेबल या लेस अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से उनके पास इतना ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं हो पाएगा कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाए, ठीक है। अब क्योंकि ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है तो इसके लिए क्या है, उन्हें अपनी बॉडी के अंदर फंक्शनल चेंजेस करने पड़ेंगे। और वो क्या फंक्शनल चेंजेस करने पड़ेंगे कि अब वो एरोबिक रेस्पिरेशन ना करके एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ ही रखा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पर क्या है, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन होस्ट के बॉडी के अंदर कम है, तो लेस ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होने की वजह से वो क्या है, वो कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन चूज करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जब एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन चूज करेंगे तो वो क्या है, होस्ट की बॉडी के अंदर आसानी से रह पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी चीज को हमने लिखा है कि जितने भी हेलमेंट्स होते हैं वो रिलाई करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि होस्ट के गट के अंदर ऑक्सीजन स्कार्स अमाउंट में होता है, या बोल सकते हैं उसकी कमी होती है, स्कार्सिटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ग्लाइकोजेनेसिस या बोल सकते हो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के पाथवे को बाईपास कर लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। या बोल सकते हैं ग्लाइकोलिसिस तो एक कॉमन पाथवे है, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल को ये नहीं परफॉर्म कर पाते, क्योंकि क्रेब्स साइकिल क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ही परफॉर्म करता है। तो क्रेब्स साइकिल को बाईपास कर लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो वाला पार्ट ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो एक कॉमन पाथवे है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक टाइप का हो या एनारोबिक टाइप का हो, दोनों के अंदर ये वाला पार्ट तो क्या है, कॉमन होने वाला, ठीक है। बट ये जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल सिर्फ उन्हीं के अंदर हो सकता है जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या है, क्रैब साइकिल को बाईपास कर देते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा क्या है कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड आयनिक कंट्रोल। अब क्योंकि अपने बॉडी के अंदर लेस एनर्जी चाहते हैं, लेस एनर्जी बेसिकली चाहते हैं कि लूज हो, ऑस्मो रेगुलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो, तो यहाँ पर क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो टेग्यूमेंट्स अभी हमने देखा था कि जो टेग्यूमेंट है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और ऑस्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है जो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से लेस से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाईली एफिशिएंट टेग्यूमेंट होता है जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं या आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म होते हैं, ये भी एडेप्टेड होते हैं हार्श एनवायरनमेंट के लिए, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है या फंक्शनल एडेप्टेशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या है, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन। रेजिस्टेंट टू डाइजेशन का मतलब क्या है कि जनरली जो हेलमिंथ की बॉडी के ऊपर जो टेगमेंट होते हैं, ये जो टेगमेंट है ये कुछ इस तरीके के इनहिबिटर्स सिक्रीट करते हैं, या बोल सकते हैं कुछ इस तरीके के एंजाइम्स रिलीज करते हैं कि वो होस्ट के अगेंस्ट होते हैं। यानी होस्ट का जो एंजाइम रिलीज कर रहा है, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होस्ट रिलीज कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिससे कि होस्ट का जो एंजाइम है वो उसको डिसॉल्व ना कर दे, उसको खत्म ना कर दे, ठीक है।
तो होस्ट के अगेंस्ट यानी होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम या प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के अगेंस्ट ये क्या कर रहे हैं, एक एंजाइम्स को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ हेलमेंथ ऐसे होते हैं जो अपने सरफेस को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जनरली क्या है, हमने पढ़ रखा है कि हर एक सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, ये एंटीजेनिक जो प्रोटीन या सरफेस होते हैं, इनको बदलाव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता। तो ये क्या है, सम हेलमेंट्स मॉडिफाई देयर सरफेस प्रोटीन फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड इम्यून डिटेक्शन, यानी कि ये बात आपको याद रखना है, हर एक सेल के ऊपर क्या है, एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटीजन बेसिकली हेल्प करते हैं किसी भी होस्ट के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है या WBC है, वो बेसिकली उन्हीं एंटीजन को डिटेक्ट करके ये बताता है कि ये होस्ट की खुद का सेल है या फिर बाहर से आया हुआ कोई सेल है। तो अब ये कंटिन्यूसली क्या है कि अपने जो आउटर सेल है उसके ऊपर जो एंटीजन्स हैं उनको कंटिन्यूसली बदल रहा होता है। अब जब कंटिन्यूसली बदल रहा है तो जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उसको आसानी से डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाईली एफिशिएंट डाइजेस्टिव सिस्टम और इट्स एब्सेंस, यानी कि यहाँ पे जितने भी हेलमेंथीज होते हैं उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या तो हाईली एफिशिएंट होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो सिस्टोड्स की बात करें तो उसके अंदर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। अब क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि इनको ऑलरेडी होस्ट के अंदर का प्री डाइजेस्टेड फूड मिलता है, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है वो डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए क्या है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, यानी होस्ट क्या करेगा, उसके लिए अच्छे से फूड को डाइजेस्ट करेगा, जो डाइजेस्टेड फूड होगा होस्ट का वो डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये नहीं, यहाँ पर क्या होगा, जितने भी हेलमेंट्स हैं वो होस्ट के डाइजेस्टिव जो फूड होते हैं या डाइजेस्टेड फूड होता है उसको अपने बॉडी सरफेस की मदद से ये डायरेक्टली क्या है, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रिमेटोड्स और निमेटोड्स के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल टाइप का होता है बट हाईली एफिशिएंट होता है फॉर रैपिड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे एडेप्टेशन है वो है आपका रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन। रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि होस्ट के अंदर हेलमेंथीज को जाना पड़ता है, ठीक है। ऑल्दो इससे पहले भले ही कितने सारे एडेप्टेशन क्यों ना हो, लेकिन होस्ट क्या है वो कोशिश करेगा ही कि हेलमेंथ को किल करे, ठीक है। तो अब बेसिकली उससे बचने के लिए हेलमेंथीज ने अपने अंदर एडेप्टेशन करने स्टार्ट किया, ठीक है। उनमें से एक एडेप्टेशन है रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन। रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि जितने भी हेलमेंथ होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है इतने ज्यादा होता है कि ऑल्दो उसमें से कुछ मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो पैरासाइट्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपनी सर्वाइबिलिटी को इंश्योर कर सके, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। जैसे कि एस्केरिस की बात करें तो हर दिन 2 लाख से ज्यादा अंडे पैदा कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। टीनिया की बात करें तो इनका जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है वो भी पूरा का पूरा फुल ऑफ एग्स भरा हुआ रहता है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ जो एग्स होते हैं बहुत ज्यादा होता है। फिस्टुला की बात करें तो ये भी क्या है, थाउजेंड्स ऑफ एग एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है। अब मान लो कि 2 लाख एग ये प्रोड्यूस कर रहा है, 2 लाख में से लेट सपोज कि 1.5 लाख मर भी जाता है तो भी तो 50,000 बच रहा है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि किसी भी होस्ट को अच्छे से वो बीमार कर दे या होस्ट को अच्छे से डिटोरिएट कर सके। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे जो दूसरा रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन है वो है हर्माफ्रोडिटिज्म, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्रेजेंट होना, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, सपोज करो कोई भी हेलमेंथ है वो हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है, यानी उसके बॉडी के अंदर उसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मिल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मिल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही सिस्टम उसको एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो अब उसके लिए क्या है, दूसरे पार्टनर पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से रिप्रोडक्शन कर सकता है, जिससे कि क्या है उसके नंबर्स में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये एक बेसिकली बोल सकते हैं एक एडेप्टेशन ही है, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे हेलमेंथ होते हैं जैसे कि सिस्टोड और ट्रिमेटोड्स की बात करें तो उनके वो हर्माफ्रोडिटिक होते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है इवन इन द एब्सेंस ऑफ मेट भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं होती, वो अपने में ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है।
अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर क्या है कि किसी दूसरे पार्टनर पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब कि अगर सपोज करो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, और जेनेटिक वेरिएशन की वजह से क्या है, जो हेल्मेंथ है वो पहले के मुकाबले थोड़े और एडवांस होंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये सारे क्या है, इसके रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंट एग्स। प्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंट एग का मतलब क्या है कि सपोज करो हेलमेंथ ने आपस में रिप्रोड्यूस कर लिया, अब उन्होंने एग बना लिया। अब ये जो एग है उनको आना तो होस्ट की बॉडी के अंदर ही है। अब होस्ट बिल्कुल तैयार बैठा है कि जैसे ही मुझे कमजोरी मिल जाए मैं इनको किल कर दूंगा। ठीक है, अब ये जनरली जितने भी हेलमेंट्स है वो एग प्रोड्यूस करेंगे, तो एग को आसानी से जो होस्ट है उसका डाइजेस्टिव एंजाइम या उसका इम्यून सिस्टम उसको किल कर सकता है। तो उनसे बचने के लिए अब ये क्या करता है कि जितने भी ये जो एग प्रोड्यूस करता है उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव जो कवरिंग होती है ये हेल्प करेगा कि जो हेलमेंथ के एग हैं उसके ऊपर जो होस्ट का डाइजेस्टिव एंजाइम या इम्यून सिस्टम का कोई भी असर ना हो, जिससे कि उसकी सर्वाइबिलिटी क्या है, मैक्सिमम हो पाए। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि जितने भी एग्स होते हैं उनके ऊपर थिक प्रोटेक्टिव शेल होती है जो कि काइटिन केराटिनिन लाइक लेयर्स की बनी होती है। ठीक है, याद रखना है। और ये जो बेसिकली जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये एग्स को बचाता है डेसिकेशन से, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से और केमिकल से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अभी क्या है, जो लार्वल फॉर्म्स है वो भी सिस्ट बना लेते हैं। सिस्ट का मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या है कि एडवर्स सिचुएशंस में, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये सारा का सारा लेक्चर का जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स साइकिल विद इन द मल्टीपल होस्ट। अब ये एक एडवांटेज फॉर्म है। ठीक है, यानी कोई भी हेलमेंथ क्या है किसी एक होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ही नहीं करता है। अब वो क्या है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल होस्ट पे डिपेंड रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो होस्ट बदल देता है। ठीक है, जिससे कि क्या है वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय तक वो जिंदा रख सकता है। ठीक है, अगर सपोज करो कंटिन्यूअसली एक ही होस्ट के अंदर रहना पड़े तो क्या है होस्ट कभी ना कभी उसको किल कर ही देगा, लेकिन वो क्या करता है जैसे एक पर्टिकुलर ग्रोथ को अटेन करता है तुरंत उस होस्ट को छोड़कर दूसरे होस्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन है इसकी वजह से जो उसकी सर्वाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल होता है जो कि इनके सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर आपको अलग अलग लार्वल फॉर्म्स देखने को मिल जाएगा, जैसे माइरासीडियम हो गया, सर्केरिया हो गया, मेटासर्केरिया हो गया, सिस्टीसर्काई हो गया। ठीक है, रेबेटोइड लार्वा हो गया, फिलेरिफॉर्म लार्वा हो गया। ये सारे के सारे जितने भी लार्वा हैं ये हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहेवियरल एडेप्टेशन। ठीक है, बिहेवियरल एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि जितने भी हेलमेंथ हैं उनके बिहेवियर में भी आपको कुछ बदलाव देखने को मिलता है। पहली चीज कि साइड सिलेक्शन। साइड सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जितने भी हेलमेंट्स होते हैं वो ऐसे साइट को चूज करते हैं जहां पर वो अपने आप को मैक्सिमम सेफनेस या बोल सकते हैं मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और होस्ट से ज्यादा बचाव कर पाए। ठीक है, तो जनरली क्या है बहुत सारे हेलमेट्स होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं वो एक आइडियल कंडीशन बना के देंगे उन पर्टिकुलर हेलमेट्स के लिए ताकि वो मैक्सिमम वहां पे अपने आप को सर्वाइव रख सकें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे अगर हम स्कैरिस की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये आपका हेलमेंथ का एग्जाम्पल नहीं है, ये प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन जस्ट क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको ये भी इसलिए ले लिया है क्योंकि ये बेसिकली बात करें तो ये भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ही इन्फेक्ट करता है जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिलेरिया की बात करें तो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ये टारगेट करता है। फिसोला की बात करें तो बाइल डक्ट्स को टारगेट करता है। तो यानी ये क्या है कि स्पेशल ऑर्गन्स को ही टारगेट करते हैं जिसकी वजह से क्या है वो अपने आप को वहां पे मैक्सिमम अच्छा कंडीशन प्रोवाइड कर सके, मैक्सिमम ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड कर सके। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइमिंग ऑफ एक्टिविटी। टाइमिंग ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये भी एक बिहेवियरल चेंजेस है। अगर हम बाउचीरिया बेनक्रॉफ्टी की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है
कि जब दिन का समय होता है तो वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी अपने आप को क्या है, ह्यूमन के अंदर डीप वेसल्स के अंदर सीटेड कर देता है, और जैसी रात होता है वैसे अपने आप को ऊपर लेके आ जाता है। ठीक है, अब वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मच्छर जो है वो रात में काटते हैं। अब रात में काटेंगे तो जब वो बॉडी के अपर सरफेस पे होगा तो आसानी से मच्छर के अंदर जा सकता है। दिन के समय में अपने आप को नीचे रख लेता है सो दैट कि वो प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टाइमिंग ऑफ एक्टिविटी। तो यही लिखा है हमने, माइक्रोफिलेरिया ऑफ वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी शो नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी। नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी का मतलब कि रात में अपने आप को वो कुछ बदलाव करता है। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड विद द मॉस्किटो फीडिंग हैबिट, क्योंकि मॉस्किटो क्या है, रात के समय काटता है, इसलिए अपने आप को जो रात के समय में सुपरफिशियल कर लेता है और दिन के समय में क्या करेगा, डीप सीटेड कर लेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है माइग्रेशन विद इन होस्ट। माइग्रेशन विद इन होस्ट का मतलब क्या है कि जनरली यहाँ पे जितने भी लार्वा हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली आपको माइग्रेट करते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे सपोज करो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में थे, फिर कहीं वहां से लीवर में चले गए, फिर दूसरे ऑर्गन्स में चले गए, इस तरीके से माइग्रेशन करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सेफ रख पाए। ठीक है, तो लैरल माइग्रेशन इंश्योर्स रीचिंग सुटेबल साइट्स एंड इन्वेडिंग इम्यूनिटीज। एग्जाम्पल की बात करें अगर स्कैरिस की, तो लिवर से लंग्स में, फिर इंटेस्टाइन में, इस तरीके से वो माइग्रेट करता है। ठीक है, एस्कैरिस का मैंने ऑलरेडी लाइफ साइकिल का पूरा वीडियो बना रखा है बहुत ज्यादा डिटेल में, तो आप चाहो तो उसको वहां पर जाके देख सकते हो। सिंपल सा टाइप करोगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस यंग माइंड्स, या फिर सिंपल प्लेलिस्ट अगर फर्स्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो भी आपको वहां पर ही अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इम्यूनोलॉजिकल एडेप्टेशन। इम्यूनोलॉजिकल एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि जितने भी जो हेलमेंट्स होते हैं वो अपने आप के अंदर कुछ इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को बेसिकली धोखा देना चाहते हैं, होस्ट के इम्यून के सिस्टम से अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो अपने बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस करते हैं। ठीक है, अब ये चेंजेस क्या हो सकते हैं, पहला है एंटीजेनिक मिमिक्री। एंटीजेनिक मिमिक्री का मतलब क्या है कि जितने भी हेलमेंट होते हैं वो अपने आउटर बॉडी सरफेस के ऊपर वही प्रोटीन्स रखते हैं या उसी प्रोटीन को रखने की कोशिश करते हैं जो होस्ट की बॉडी के सेल के ऊपर हो। ठीक है, अब क्योंकि सपोज करो कि होस्ट की बॉडी के सेल के ऊपर जो एंटीजेंस है, अगर वही एंटीजेंस मान लेते हैं हेलमेंट की बॉडी के ऊपर भी आ जाएगा, तो जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा क्या है कि ये जो सेल का ही बेसिकली ये क्या है, ये खुद के सेल का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये उसको मिमिक्री बोलते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट कोट्स देयर बॉडी विद होस्ट लाइक मॉलिक्यूल्स टू एस्केप फ्रॉम द इम्यून डिटेक्शन। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है एंटीजेनिक वेरिएशन। एंटीजेनिक वेरिएशन का मतलब कि जितने भी हेलमेंट है वो अपने सरफेस के ऊपर जितने भी एंटीजेनिक प्रोटीन्स हैं उनको बार बार चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को फूल बनाना कोशिश करता है, उसको मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन का मतलब क्या है कि जितने भी हेलमिंथीज होते हैं, जितने भी हेलमिंथीज हैं वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो होस्ट के इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फिलेरिया की बात करें, तो फिलेरिया क्या है, वॉल्बाचिया इंड्यूस इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर रिलीज करता है, जिससे कि क्या है, होस्ट का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है या कमजोर हो जाता है। तो पैरासाइट क्या करते हैं, कुछ ऐसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स सिक्रीट करते हैं जो होस्ट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल एडेप्टेशन। न्यूट्रिशनल एडेप्टेशन का मतलब कि वो किस तरीके से फूड हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। अब क्योंकि अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पर जितने भी हेलमिंथीज हैं कुछ के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है और कुछ में होता भी है, तो हाईली स्पेसिफिक होता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी होस्ट के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी बोला जाए तो इनको एब्जॉर्ब या बोल सकते हैं अच्छे से डाइजेस्टेड फूड ही मिलता है, बस इनको एब्जॉर्ब करना होता है। तो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके बॉडी के ऊपर कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, जैसे कि बात करें कि विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो सिस्टोड्स की बात करें तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू माइक्रोट्राइक्स। ठीक है, टाइनी थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, जो आपको सरफेस एरिया में हेल्प बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, हाईली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव एंड एब्जॉर्बिव टिश्यूज। इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर विलाई लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रिच टेग्यूमेंट्स होते हैं, ग्लाइकोजन रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर हेल्प होते हैं जो कि इनको न्यूट्रिएंट अपटेक में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है,
उसके बाद इनके जो लो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट का मतलब कि यहाँ पे लोकोमोशन होता नहीं है एंड सेंसरी ऑर्गन, ये सारी चीजें मतलब ना के बराबर होती है, जो कि इनके एनर्जी वेस्टेज को बचाता है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है या हेलमेंथ को हेल्प करता है होस्ट के इम्यून सिस्टम या उसके डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एंड द लास्ट चीज इज, जो लास्ट एडेप्टेशन है वो है लाइफ साइकिल एडेप्टेशन। लाइफ साइकिल एडेप्टेशन का मतलब है कि कोई भी हेलमेंथ एक होस्ट के अंदर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने से बचता है। वो चाहता है कि मल्टीपल होस्ट के अंदर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे, जिससे कि क्या है, वो अपने आप को मैक्सिमम सर्वाइव रख सकता है, उसकी जो सर्वाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी मल्टीपल लार्वल फॉर्म्स इंक्रीजेस सर्वाइवल चांसेस। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ वेक्टर्स जैसे कि स्नेल, मॉस्क्यूटो टू इनहेंस द ट्रांसमिशन। उसके अलावा क्या है, इंसिस्टेड, यानी जो जितने भी लार्वल होते हैं इंसिस्टेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टाइम भी सर्वाइव कर सकते हैं आउटसाइड द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ हेलमिंथीज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी टॉपिक में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, किसी तरीके का कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर 6K सब्सक्राइबर्स। इसी तरीके से अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखिए और हमें जल्दी जल्दी और सब्सक्राइबर गेन करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।